पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम और नाज़रीन आप सबको आज यौम तकबीर मुबारक। आज एक तारीखी दिन है जब पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क बना जिसके पास एटमी कुव्वत और ताकत पाकिस्तान ने हासिल की और ख़ित्ते में जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो तवाज़ुन है ताकत का, उसे बाकायदा तौर पे बैलेंस किया गया। लेकिन आज भी ख़ित्ते के जो हालात हैं उसमें थ्रेट्स क्या हैं, जो इवॉल्विंग रीजनल सिनेरियो वो किस तरह से बन रहा है। चीन और भारत, लद्दाख के ऊपर इशू क्या है सारा, और भारत के अज़ाइम क्या थे जिसको कि चाइना ने चेक किया। इस हवाले से ही बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चल के कोशिश करेंगे कि मिनिस्टर फॉर एविएशन से ये जान सकें कि अभी तक त्यारा हादसा जो हुआ है PIA का, उसमें क्या अपडेट्स हैं। रूजवेल्ट होटल के हवाले से जो कमेटी टास्क फोर्स बनी, कमेटियां बन रही हैं, तो क्या मिनिस्टर फॉर एविएशन उससे मुतमईन है या उनके कुछ एतराज़ात हैं, और कौन से छाता बरदार जो हैं इन टास्क फोर्सेज और कमेटीज़ में शामिल करने की कोशिश की गई। और एक और नया थ्रेट जो आ रहा है, टिड्डी दिल का हमला पाकिस्तान की फसलों पे, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। वजीर ख़ारजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। पाकिस्तान एक एटमी रियासत और आज 28 मई 1998 के बाद अब जो खित्ते के हालात हैं, अगर आज पाकिस्तान न्यूक्लियर रियासत ना होता तो क्या खतरात हो सकते थे? यकीनन सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आज 22 साल के बाद आपने अपनी एटमी हुकूमत का इजहार किया और दुनिया को आया किया कि आप ये सलाहियत हासिल कर चुके हैं। इसमें सब साइंसदानों को और सब उन हुक्मरानों को जिन्होंने मिलकर इसे हकीकत बनाया, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। देखिए अरशद शरीफ साहब, आज अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो भारत के अज़ाइम जो हैं इस खित्ते में और जो उनके इरादे हैं वो आप पर चढ़ाई कर चुका होता। राइट। फॉरेन मिनिस्टर साहब, अब भी जो चाइना के साथ भारत की स्कर्मिशेस हो रही हैं, भारत के अज़ाइम क्या थे और क्या चाइना ने उसे इफेक्टिवली चेक में डाला है अभी? देखिए, भारत की जो पॉलिसीज़ हैं बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही हैं और उनकी पॉलिसीज़ से इस पूरे खित्ते का जो अमन है, इस्तेहकाम है, वो मुतासर हो रहा है। आज पहले पाकिस्तान शिकायत किया करता था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सीज़ फायर वायलेशंस हो रही हैं। आज दुनिया देख रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान है, वहाँ तनाज़ा क्यों कर खड़ा हो गया, उसका ज़िम्मेदार कौन है। भारत जानते हुए कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, 1962 में चीन की और भारत की इस पर चप्पलिश हो चुकी है। उन्होंने वहाँ नाजायज़ कंस्ट्रक्शंस का आगाज़ किया, सड़कों का जाल बिछाने का प्लान किया है। सन 2022 तक उनका एक मंसूबा है जिनको वो अमली जामा पहनाना चाहते हैं, एयर स्ट्रिप्स की तामीर करना चाहते हैं, जो हरगिज़ चीन को कबूल नहीं है। चुनाचे उन्होंने कहा कि भाई ये मुमकिन नहीं है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, आप हमसे बात करें, मैकेनिज़म्स मौजूद हैं और उन मैकेनिज़म्स के ज़रिए, गुफ्तगू शुनीद से, कंसल्टेशंस के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए हम मसले को हल कर देंगे। अगर आप तसव्वुर करते हैं कि आप अपनी मनमानी मुसल्लत करेंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आपने देखा कि वो एक वहाँ जो एक टेंशन है वो सामने आई है और उसका ज़िम्मेदार भारत है। राइट। फॉरेन मिनिस्टर साहब, अमरीकी सदर ने कहा है कि उनका चीन से भी राब्ता हुआ है, उनकी हुकूमत का भारत से भी हुआ है, उन दोनों को सालसी की ऑफर भी की है। इससे पहले वो पाकिस्तान को भी सालसी की ऑफर कर चुके और मकबूजा कश्मीर के जो भारत ने एक नाजायज़ इकदाम वहाँ पे लिए, तकरीबन 300 दिन वहाँ पे हो रहे हैं। तो अमरीकी सालसी की इस ऑफर को आप चीन और भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि चाइना अमेरिकन गेम्स जो हैं और ख़ास तौर पे जो एक विजिबल अमेरिकन बेंड है टुवर्ड्स इंडिया, जो उनके रिलेशनशिप हैं, और कहा यह भी जाता है जो फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं कि अमेरिका इंडिया को प्रॉप अप करता है एज अ बैलेंसिंग पावर अगेंस्ट चाइना इन द रीजन। तो इसको कितना सीरियसली लिया जाएगा सालसी की ऑफर को? देखिए, जैसे आपने दुरुस्त तौर पे कहा कि अमेरिका ने सालसी का हमें भी पेशकश की थी, हिंदुस्तान ने इनकार किया था, उन्होंने थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन को रद्द किया था।
आज अमेरिका ने जब देखा कि भारत दबाव में है तो उन्होंने एक मरतबा फिर सालिसी की पेशकश की है। अब देखते ही हैं कि भारत उसे कबूल करता है या कबूल नहीं करता, और अगर वो कबूल करता है तो फिर ये दोहरा मयार होगा कि वो चीन के साथ तो सालिसी की पेशकश को अहमियत देता है, कबूल करता है, लेकिन जब पाकिस्तान का मामला आता है तो वहाँ सालिसी से वो असूली इख्तलाफ करता है। इलाका कश्मीर का भी मुतनाज़ा है और लद्दाख का भी मुतनाज़ा है। फॉरेन मिनिस्टर साहब, मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मजालिम इस वक्त जारी हैं और वहाँ पे रेजिस्टेंस भी एक शुरू हो गई है, और हिंदुत्व की वजह से तो पूरे हिंदुस्तान में ये शुरू हो गया है। वहाँ पे मुख्तलिफ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ जो मजालिम हो रहे हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस हवाले से कुछ कर रही है या अभी भी खामोश तमाशा ही बैठी हुई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत ने पहले दुनिया को काफ़ी हद तक 9/11 के बाद ये कायल करने की कोशिश की कि मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बिगड़ी हुई हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान से लोग आते हैं, घुसपैठ के आते हैं और आके वहाँ तखरीब कारी करते हैं, और अगर पाकिस्तान ये तखरीब कारी बंद कर दे तो कश्मीर का मसला तो है ही नहीं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, दुनिया कायल होती जा रही है कि कश्मीर का मसला एक हकीकत है, कश्मीर का मसला एक जेन्युइन मसला है, और वहाँ के लोगों की जो रेजिस्टेंस है वो मकामी है, इंडिजिनस है, और ये बाहर की कोई कुव्वत हज़ारों लोगों को सड़कों पर नहीं ला सकती, ख़वातीन को बाहर लाने में कामयाब नहीं हो सकती, नौजवान शहादतों के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं कितना जबर हो रहा है, कितना वहाँ एक घुटन का माहौल है। आप देख रहे हैं काले कवानीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस के ज़रिए नौजवानों को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें ज़दोकोब किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, और जो उनमें शहीद होते हैं अब उनकी लाशें भी लवाहिकीन को नहीं दी जाती ताकि कोई जनाजों में बड़ा इज्तमा न इकट्ठा हो सके। इससे जाहिर होता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि भारत का तसल्लुत हमें अब कबूल नहीं है, और वो कुव्वतें जो माजी में भारत के साथ ताउन किया करती थी, कश्मीर की कुव्वतें, आज वो भी भारत के इक़दामात से नाला है। आपने देखा कि 5 अगस्त के इक़दामात के बाद जब उन्होंने कश्मीर को टुकड़ों में तकसीम कर दिया, जब उन्होंने उनका तशख़्ख़ुस मिटा दिया, जब उनकी जो आइडेंटिटी है मलिया मेट हो गई, और उनकी जो हक़ खुद इरादियत तो कुजा जो उनकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन है एक यूनियन टेरिटरी में, तो वो भी उनसे छीन ली गई, तो लोगों ने कहा अब हमें खुद बाहर निकलना होगा। और आज दुनिया देख रही है कि तकरीबन 10 माह हो गए हैं, साल के करीब होने चला है कि वहाँ उन्हें कर्फ्यू जैसा सीज जो है उसको बरकरार रखना पड़ रहा है और जबर से काम लेना पड़ रहा है। कानून कोविड-19 के माहौल के अंदर भी कोई उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस में नरमी नहीं की, और उनका तसल्लुत, उनका जबर जारी है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमने ज़रा सी नरमी दिखाई तो जो चिंगारी है वो भड़क पड़ेगी और पूरे वादी को अपनी लपेट में ले लेगी। लद्दाख का इलाका चाहे वो बुद्धिस्ट है, जम्मू का इलाका चाहे वो पंडित हैं, वो भी मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उससे नाला दिखाई देती हैं। यकीनन ये एक अवामी मूवमेंट बन चुकी है। पाकिस्तान चाहे ना चाहे, कोई बाहर से मदाखलत करे न करे, ये अब एक मकामी जद्दोजहद है जो यकीनन अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी और वो अपना हक़ खुद इरादियत लेने में यकीनन कामयाब होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया में शिरकत करने का। और नाज़रीन, आपने सुना वज़ीर ख़ारजा कहे थे चिंगारियाँ जल रही हैं, अब चिंगारियाँ जो हैं वो आग भी बनती जा रही है जिसकी लपेट में भारत इंटरनली आता जा रहा है। यहाँ पे नाज़रीन एक वफ़ा लेंगे और वफ़ा के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, और बड़ी इंटरेस्टिंग उनसे सवालात हैं एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सेगमेंट में आपकी मुलाकात एक ऐसे वफाकी वजीर से कराएंगे जो कि पिछले कम से कम 35 साल से, चाहे सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली,
मुतअद्दद बार उसके MPA बने, MNA बने, मिनिस्टर के ओहदे उन्होंने देखे और आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी एक वफाकी वजीर का ओहदा रखते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब से। गुलाम सरवर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। जो एक तो ये बता दें कि जो एयर क्रैश हुआ है PIA का 8303, इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आप पब्लिक करेंगे जब भी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और पूरी कौम रंजो गम में मुब्तला है और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे मीटिंग की है, पूरी ब्रीफिंग और काफ़ी टाइम दिया है और बड़ी परेशानी के आलम में थे। उन्होंने भी बड़े दुख का इजहार किया है, पूरी कौम से दुख का इजहार किया है, लवाकिन से हमदर्दी का इजहार भी किया है और उनसे हमदर्दी इस हवाले से भी कि जितना जल्द अज जल्द हो सके उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आज खुल के उन्होंने डिस्कस भी की हैं, डायरेक्शंस भी दी हैं और फिर उन्हीं की डायरेक्शन के मुताबिक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और सबसे जो मेन कंसर्न था कि एक तो जितना जल्द अज जल्द हो सके DNA टेस्ट हों और बॉडीज लवाकिन के हवाले हों। सबसे मेन कंसर्न के ये इस तकलीफ में कहते हैं कि लोगों को मैं नहीं देख सकता कि उसके प्यारे की डेड बॉडी मुर्दा खाने में पड़ी हो और वो अस्पताल के बाहर बैठा हो। तो सबसे मेन तो उनका कंसर्न ये था। फिर दूसरा ये था कि कंपनसेशन जितना मैक्सिमम हो सके और जितने थोड़े वक्त में हो सके उन्हें कंपनसेट करें। और इस पे भी उन्होंने हदायत दी कि जिन घरों पे जहाज गिरा उन घरों में अगर उन घरों के लवाकिन कुछ जख्मी हुए हैं तो उन्हें भी कंपनसेट किया जाए, उनकी जो प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं उन्हें भी रिहेबिलिटेट किया जाए, उनकी गाड़ियां वगैरह जो ज़ाया हुई हैं जली हैं तो फुली उन लोगों को भी कंपनसेट किया जाए। और फिर इससे बढ़ के कंसर्न जो है कि कभी भी बर वक्त किसी हादसे की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, तो ये भी उनका एक मेजर कंसर्न था और उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द जितना जल्द अज जल्द हो सकता है, बल्कि हमने जो प्रोविजनल रिपोर्ट है, इब्तदाई रिपोर्ट है, वो 22 मई का वाक़या है और उन्होंने कहा कि 22 जून तक ये पब्लिक होनी चाहिए। 22 जून तक इस तो हादसे की रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे आप? जिम्मेदारी तो हमारी ये है कि जितने हमारे जो दोस्त हमारे जहां बाहक हुए हैं उनकी डेड बॉडीज उनके लवाकिन तक पहुंचाई जाएं ताकि जल्द अज जल्द उनका बरियल हो और उनके दुख में कोई कमी हो। फिर उन फैमिलीज को कंपनसेट किया जाए जिनके घर डैमेज हुए हैं, उनके घर। बिल्कुल ठीक है, ये सारे फैसले हो गए। इससे लिंक एक और आपसे जानना चाहूंगा, राइट, और सबसे बढ़ के रिपोर्ट शाया की जाए कि लोगों को, ताकि सही हकायक लोगों तक पहुंच पाए। राइट। मिनिस्टर साहब, ये आज का गुलाम सरवर खान साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, और आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ इस हादसे की रिपोर्ट पब्लिक करेंगे या जो इससे माजी में पहले भी हादसे होते रहे उनकी रिपोर्ट्स भी आप पब्लिक करेंगे? सर, मैंने अरशद भाई अपने डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दी है कि जिस 22 जून को मैंने तो लाजमी प्रोविजनल रिपोर्ट 22 जून को असेंबली भी इन सेशन होगी तो पार्लियामेंट के अंदर 22 जून को प्रोविजनल रिपोर्ट इस पे देनी है। तो इसके साथ ही साथ कि जो रिसेंट पास्ट में जितने भी वाक़यात हुए हैं, जैसे कि एयर ब्लू का वाक़या हुआ है, बोजा एयरलाइन का वाक़या हुआ है, फिर चित्राल वाली फ़्लाइट का वाक़या हुआ है, अभी रिसेंटली एक हमारी गोस में अल्लाह ताला ने महफूज रखा, इंसानी जाने ज़ाया नहीं हुई, उसमें गिलगित में एक क्रैश लैंडिंग हुई। तो ये सारे जितने वाक़यात हुए हैं उसे समराइज करके जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, ये सारी रिपोर्ट्स इंशाअल्लाह ताला जो काम कोई भी नहीं कर सका वो हम करेंगे और पिछली रिपोर्ट्स भी सारा बैकलॉग भी निकालेंगे और रिसेंट वाक़े का भी जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी फाइंडिंग सामने आएंगी वो भी लोगों के सामने रखी जाएंगी। और दूसरी इस बात की यकीन दहानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी कि बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट होगी ये इन्वेस्टिगेशन, फ्री एंड फेयर होगी, बिल्कुल इस पे किसी किस्म के शकूक शुबात का इजहार नहीं होना चाहिए। और ये जो बोर्ड बना है इंतहाई जिम्मेदार लोगों पे मुश्तमिल ये बोर्ड बना है और ये बाकी लोगों की खिदमात भी ले सकता है अगर वो किसी पायलट, किसी स्टेक होल्डर, किसी इंजीनियर, किसी डॉक्टर
जैसे सुनने में आया है कि ये 4 रुकनी बोर्ड 2 लोगों की और खिदमात भी ले रहा है, तो इसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है मिनिस्टर साहब, मजीद भी अगर और लोगों की खिदमात लेनी पड़े। राइट, गुलाम सरवर खान साहब इस हवाले से कुछ सवालात भी हैं। के मैन्युफैक्चरर वो भी 11 लोग फ्रेंच भी आ चुके हैं, उनकी टीम्स भी आ चुकी हैं, वो भी इसका एक काउंटर चेक भी होगा, वो भी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हर हवाले से ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी और हम हकायक जो है वो अवाम के सामने बर वक्त रखेंगे भी और जिम्मेदारान के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला एक्शन भी होगा। राइट, मिनिस्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ इतलात आ रही थी कि पहली अप्रोच में जहाज के कुछ इंजन रनवे पे लगे हैं, क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस तरह का कोई एविडेंस अभी इनिशियल इंक्वायरी में आपके सामने आया है? लेकिन ये अभी तो इंक्वायरी का कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया, ना हमने पूछना चाहा, ना बाकायदा इंक्वायरी का ऐसा, लेकिन मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया में भी और अब तो मीडिया में आम हो चुकी हैं, ख़ास भी नहीं है, आम हो चुकी हैं कि विदाउट लैंडिंग गियर्स, व्हील खुले बगैर 3 दफ़ा जहाज ने रनवे को टच किया है। वो क्यों किया है, कैसे किया है, किन हालात में किया है, यही चीज़ें कि बगैर इजाज़त किया है या इजाज़त के साथ किया है, ये चंद तकनीकी सवाल हैं जिनका जवाब इंक्वायरी की फाइंडिंग में आएगा। और ऐसी चीज़ें जो हैं वो शुकूक शुबात को जन्म लेती हैं कि पायलट ने किस अंदाज में ये बगैर व्हील खोले हुए लैंडिंग की और फिर लैंडिंग करने के बाद उस लैंडिंग को कंटिन्यू क्यों नहीं रखा, दोबारा टेक ऑफ क्यों कर गया। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और यही चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड अपनी फाइंडिंग में सामने लाएगा। राइट, मिनिस्टर साहब आप 35 साल से प्रोविंशियल असेंबली या कौमी असेंबली में मुंतखब होके आते रहे और 35 साल के अरसे में आपने पाकिस्तानी सियासत के उतार चढ़ाव बहुत सारे देखें। जो आपकी काबीना है, मैं आपके टैक्स डिक्लेरेशन देख रहा था, वहाँ पे आपने टैक्स भी अदा किया हुआ है, बाकी आपने असासे भी अपने डिक्लेयर किए हुए हैं, जितना एग्रीकल्चर लैंड है, दीगर असासाजात। तो काबीना में आपने ये आवाज़ उठाई थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया था कि जनाब जो SAPMs और एडवाइज़र्स वो भी अपने असासे डिक्लेयर करें। ये असासे डिक्लेयर कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे और आवाम को कैसे पता लगेगा, क्योंकि आपके असासाजात तो अवेलेबल हैं, मेरे सामने पड़े हैं इस वक्त, मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ कि 1985 में आप प्रोविंशियल असेंबली में आए और तब से लेके अब तक जो भी चीज़ें सामने हैं हमारे, तो ये SAPMs और एडवाइज़र्स पे इतनी 2 साल से क्यों पर्दा पड़ा रहा है? अरशद भाई, हम लोग तो हर वक्त अकाउंटेबल हैं और हर वक्त आंसरेबल हैं। जब इलेक्शन में जाते हैं तो अपनी हर चीज़ क्लियर करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, ये भी हमें क्लियर करके तो अपडेट रिपोर्ट करनी होती है। और फिर जब हम किसी असेंबली में पहुंचते हैं, प्रोविंशियल असेंबली है या नेशनल असेंबली है, तो हर साल अपने एसेट्स को फिर भी डिक्लेयर करना होता है। FBR में अलहदा डिक्लेरेशन होती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अलहदा डिक्लेरेशन होती है। और हम तो शीशे के घर में होते हैं, हर वक्त आवाम की नज़र में होते हैं। मैंने आज अगर अच्छे कपड़े पहने हैं तो कल मुझसे ये भी सवाल हो सकता है कि तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए, ये गाड़ी कहाँ से ली, ये घड़ी कहाँ से ली। तो लेकिन जेन्युइनली ये लोगों का कंसर्न था। मेरा क्या कंसर्न होना है, मेरा किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि ये एक जेन्युइनली लोगों का कंसर्न था। मीडिया में भी डिस्कस हो रहा था, कुछ लोगों ने इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया कि ये कोई नूरी मखलूक तो नहीं है, ये स्पेशल असिस्टेंट टू PM और एडवाइज़र, तो ये क्यों अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करते। तो मैंने इसी वजह से इसे पॉइंट आउट किया कि ये प्राइम मिनिस्टर हम पे उंगली उठती है और हम में, हमारी कैबिनेट में एक वाज़े तादाद में लोग बैठे हैं जिनके वेयर अबाउट्स भी लोग जानना चाहते हैं, जिनका सोर्स ऑफ इनकम भी लोग जानना चाहते हैं। इन्हें अपने एसेट्स डिक्लेरेशन करनी चाहिए। तो ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन में तो इलेक्टेड लोग करते हैं, इलेक्शन कमीशन में नहीं करते, वेब पे कर दें, किसी साइट पे कर दें, कैबिनेट को डिक्लेयर कर दें, जिस कैबिनेट डिवीजन ने उन्हें नोटिफाई किया, लेकिन किसी न किसी फोरम पे डिक्लेरेशन होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि इस चीज़ का प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया है और लास्ट कैबिनेट मीटिंग में सबको डायरेक्शन दी है और मेरी तरफ देख के डायरेक्शन दी है कि भाई आप सब लोग डिक्लेयर करें, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसकी डिक्लेरेशन सामने आ जाएगी। अच्छा, एज मिनिस्टर फॉर एविएशन PIA के मामला भी मिनिस्टर साहब आपके
परव्यू में काफ़ी हद तक आते हैं। कुछ होटल्स का मामला है, एक पेरिस का स्क्राइब होटल और न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट होटल, इसकी कोई कमेटी बनी हुई है और आप उन 2 कमेटीज के मेंबर हैं, उसको बेचने की कोई तैयारी हो रही है या कुछ सबलेट किया जा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है रेनोवेशन का, ऐसी कुछ इतलात हैं? देखें जी, उस पे गवर्नमेंट करना चाह रही है और पीआईए करना चाह रही है, और मेरे तो अपनी उस पे एक ऑब्जर्वेशन भी थी कि जिस तरह समरी मूव की गई थी और मैंने उस पे कैबिनेट में इतराज़ भी किया था। तो ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन मौजूद है, उसके अपने रूल्स मौजूद हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन अपने रूल्स के मुताबिक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसे डिस्पोज ऑफ करें, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। हमें तो इतराज़ है नहीं, लेकिन तरीकाकार पे इतराज़ करना कि कल हम पे उंगली न उठे, ये हमारे हक बनता है और फ़राइज़ में शामिल है, तो वो ज़रूर हमने पॉइंट आउट किया है। तो लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना चाहती है, हमें इससे क्या इतराज़ हो सकता है, लेकिन तरीकाकार के मुताबिक होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अच्छा गुलाम सरवर खान साहब, मैं जब 35 साल के आपकी सियासत का, इलेक्टेड सियासत का जिक्र करता हूँ तो ये सवाल भी उसी से लिंक्ड है कि जब भी रूजवेल्ट की बात आती है, आपने देखा जब भी कोई छापा बरदार आते हैं पाकिस्तान में ब्रीफकेस उठा के, उनकी पहली नज़र पड़ती है रूजवेल्ट होटल पे। आपको याद होगा कि शौकत अजीज साहब भी ये कार्रवाई डालना चाहते थे, उससे पहले शायद मोइन कुरैशी के दौर में भी इस तरह की कार्रवाई डालने की कोशिश हुई। तो ये छापा बरदारों की नज़र रूजवेल्ट पे क्यों जाती है? मैं आपके वो सियासी तजर्बे से जानना चाहता हूँ। मुशर्रफ दौर में आपको याद होगा पूरा इस पे बाकायदा तौर पर आखिरी स्टेज तक चला गया था। आपने तो अब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ये छापा बरदारों का क्या इंटरेस्ट होता है रूजवेल्ट होटल में न्यूयॉर्क में? यकीनन जी, उनका कोई ना कोई तो इंटरेस्ट होगा, और हर दौर में इंटरेस्ट होता है और हर दौर में ऐसे लोग मौजूद होते हैं। लेकिन कोई गलत चीज़ कम अज़ कम एविएशन डिवीजन में जब तक हम बैठे हैं और जब तक इमरान खान बैठे हैं, कोई गलत चीज़ नहीं होगी। और इमरान खान भी चेक्स रखे हुए हैं हर चीज़ पे, और मैंने भी कुछ चीज़ें उनके सामने रखी हैं जी कि जो भी करना है गवर्नमेंट का डिसीजन है, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए कि कल हमें भी जवाब देना है। तो मेरा ख्याल है क़वायद ज़वाबित से हटके नहीं होगा। तो ये लोग हर दौर में होते हैं और हर दौर में उनकी कोशिश भी होती है, जो भी लोग इसके पीछे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ गलत नहीं होगा और इमरान खान गलत नहीं होने देगा। बिल्कुल, आप बैठे हैं और आपको सारी हिस्ट्री भी इसका इल्म है, आपने खुद ये सारी चीज़ें देखी भी हैं। क्या आपकी काबीना में ऐसे कोई लोग मौजूद हैं, कोई छापा बरदार आए हुए हैं जो कि इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोई फ्रंट कंपनी बना के खड़ी करके किसी एम्बेसडर एट लार्ज के साथ बना के उसमें बिड डालना चाह रहे हो? आपके पास तो ऐसी इतलात नहीं आई? मुझे इसकी अरशद भाई को तफसील का इल्म नहीं है कि कौन है इसके पीछे, और किसी ने कोई कंपनी बनाई है और फ्रंटमैन किसी ने किसी को रखा है। मैं ना, मुझे पता है, ना मैं इतनी डिटेल्स में जाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहूँ कि हर चीज़ कानून के मुताबिक होनी चाहिए, क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक होनी चाहिए। गवर्नमेंट की एक प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी मौजूद है, उसके मुताबिक होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन कमीशन मौजूद है, उसके रूल्स मौजूद हैं, तरीक़ाकार मौजूद है। हर चीज़ को फॉलो करना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन इससे पहले भी हुई है जो कि मिसयूज़ हुई है। देखें ना, 174 के लगभग कौमी अदारों को बेचा गया और 650 अरब रुपए के अदारे बेचे गए, और जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी की रूह थी जिसकी अप्रूवल हुई थी कि ये पैसे हम कर्जा कम करने पे खर्च करेंगे या गुर्बत के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो पैसा भी मिसयूज़ हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन प्रॉपरली होनी चाहिए, क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक होनी चाहिए, और जो अदारा बनाया गया है प्योरली उसके क़वायद और ज़वाबित, TORs, रूल्स जो भी है उसके मुताबिक होनी चाहिए। हमें क्या एतराज़ हो सकता है? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बात की। मैं आपके असासाजात देख रहा था, आपके तमाम असासे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर आपका कोई असासा नहीं है। आपने 174 एंटिटीज की प्राइवेटाइजेशन की बात की जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज आई, और उसकी जब हम हिस्ट्री में जाते हैं और आप भी उस तारीख के गवाह हैं कि जो ये छाता बरदार आ रहे थे, बाद में पता लगा वो तो जो फॉरेन इंटरेस्ट थे
उन्हीं के लिए प्राइवेटाइज करके और कानून क्योंकि हुकूमत में बैठे होते हैं वो कहीं ना कहीं से तब्दील करवा लेते हैं। क्या माजी में ऐसा होता रहा और आपने जो एतराजात उठाए वो किस नौयत के थे? सर, एक तो एतराज बड़ा वैलिड था कि चेयरमैन PIA की तरफ से डायरेक्ट समरी भिजवाई गई प्राइवेटाइजेशन को, तो उसमें मेरा एतराज था कि थ्रू एविएशन डिवीजन जानी चाहिए, कि मिनिस्ट्री को पता ही नहीं और उसे बाईपास करके भेज रहे हैं। फिर उसमें एक टास्क फोर्स की प्रोविजन रखी गई थी कि वो भी जस्टिफाई नहीं करती थी कि टास्क फोर्स की जरूरत नहीं है, किसी भी टास्क फोर्स की जरूरत नहीं है, किसी भी नॉमिनेटेड बंदे की जरूरत नहीं है, कि ठीक है प्राइवेटाइज होना है। मिनिस्ट्री के पास अगर वो लेटर आता, मिनिस्ट्री ने प्राइवेटाइजेशन को अपनी वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देनी थी कि आप इसे प्रोसेस करें और कानून के मुताबिक करें, कायदे और ज़वाबित के मुताबिक करें। ठीक है, उनकी ये जिम्मेदारी थी, उन्हें करना था। तो हमने अपना एक फ़र्ज पूरा किया। एक चीज़ अगर कहीं कुछ गलत हो रहा था तो उसे पॉइंट आउट कर दिया और वो रिकॉर्डेड है। राइट। मिनिस्टर साहब, आपने टास्क फोर्स का जिक्र किया। जब प्राइवेटाइजेशन का पूरा ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं तो उसमें तो कोई टास्क फोर्स मेंशन नहीं है और आपने बड़ा वैलिड इस पे सवाल उठाया। तो टास्क फोर्स के मेंबर कौन थे इस हवाले से? यही इतराज हमारा भी था कि उसमें तो अगर कहीं कोई प्रोविजन नहीं है तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? तो इसका मेंबर कौन थे टास्क फोर्स के जो आपके ये थोपने की कोशिश की गई है? चलने मेंबर कोई भी हो अरशद भाई, मतलब बेसिकली उसकी कंपोजिशन पे हमने इतराज किया जो कि कानूनी इतराज था, वैलिड इतराज था, तो वो हमने कर दिया और वो रिकॉर्डेड है। तो आपका इतराज अपहोल्ड हो गया है या अभी तक ये टास्क फोर्स फंक्शनल है आपके इतराज के बावजूद? मेरा इतराज भी रहेगा और इतराज कुनंदा भी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और बताओ, फोरम तो है ही है ना सारे, तो इतराज करने वाला भी मौजूद है और इतराज जो मैंने किया है वो भी मौजूद है और इतराज फिर भी होगा। अगर कहीं को गलत होगा तो इतराज फिर भी होगा। और जिस पे इतराज किया वो भी मौजूद है? देखे ना, इतराज कुनिंदा भी मैं था, मैं मौजूद हूँ, मौजूद रहूंगा जब तक मैं हूँ। मैं कोई गलत चीज नहीं होने दूंगा और इतराज मेरा ऑन रिकॉर्ड है, वो भी मौजूद है। तो जिस पे इतराज किया वो भी मौजूद है? देखिए जी, मैंने तो एक प्रिंसिपल पे बात की है ना कि इसकी प्रिंसिपल क्या है। बड़ा सिंपल कि अगर PIA की एक प्रॉपर्टी है और PIA एक झैली अदारा है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का, तो उन्हें अपनी रिक्वेस्ट भिजवानी चाहिए थे मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को। हम उसे देखने के बाद हम उसे रेफर कर देते प्राइवेटाइजेशन को और प्राइवेटाइजेशन अपने कानून के मुताबिक उसे प्रोसेस कर लेता। सिंपल इज दैट। बिल्कुल तो ठीक। यही होगा। तो मिनिस्टर साहब, ये क्रेडिट यानी कि आपको जाता है कि गलत काम हो रहा था रूजवेल्ट की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जिसमें कवानीन से बियॉन्ड जाके काम करना है, टास्क फोर्स बनाई गई और आपने फिलहाल उस पर एतराज उठा दिया। गलत होने देना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कुछ एक और सवाल आपसे मैं जानूं, ये कुछ कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का एक प्रपोजल आया था कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इनके होटल्स ठेके पे देने के हवाले से। इस पे भी कुछ छाता बरदार आ गए, लैंड कर गए? लेकिन जी सो फार उस पे ना तो ब्लैक एंड वाइट में किसी कतरी अथॉरिटी की कोई ऐसी प्रपोजल आई है, ना एक कतरी अथॉरिटी के किसी इंडिविजुअल ने, किसी ग्रुप ने हमें अप्रोच किया है। तो अभी हम तो एयरपोर्ट्स तो अपनी जगह पे हैं, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसकी प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे सेग्रीगेशन कर रहे हैं, बाइफरकेशन कर रहे हैं, उसे दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, उसकी कमर्शियल्स को अलहदा कर रहे हैं, उसकी रेगुलेटरी फंक्शंस को अलहदा कर रहे हैं। और इस पे एक कमेटी है, डॉक्टर इशरत उसे हेड करते हैं, वो इसे देख रहे हैं। उसमें चौधरी शफकत महमूद भी हैं, उसमें और भी लोग पार्लियामेंट से मौजूद हैं। तो उसकी सेग्रीगेशन के लिए हमें डेडलाइन दी गई है कि 30 जून तक हमने उसे प्रोसेस को मुकम्मल करना है। फिर उसका इंडिपेंडेंट ADG होंगे, फिर ऊपर DG सिविल एविएशन अथॉरिटी होंगे। तो ये प्रोसेस
अभी तक तो किसी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्रोच भी नहीं किया, और वहां भी वही कुछ होगा जो कानून के मुताबिक है। इस पे भी कोई टास्क फोर्स बना दी गई है, एक डायरेक्शन मौजूद है। राइट मिनिस्टर साहब, इस हवाले से भी कोई कमेटी बना दी गई है? इस हवाले से भी एक कमेटी अभी मेरे नज़र से तो नहीं गुजरी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उस पर भी एक कमेटी बन जाए, और उस कमेटी में 2-3 लोग हैं, तो मेरा नाम भी कहीं रख दिया है उस कमेटी में, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन की कॉपी मेरी नज़र से नहीं गुजरी। आपका नाम बाद में डाला गया उसमें? तो अगर मैं उस कमेटी में हुआ तो कोशिश यही होगी कि कायदे ज़वाबित के मुताबिक ही हो, कोई भी काम होना है और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। आपका नाम बाद में डाला गया उस कमेटी में मिनिस्टर साहब? अब मुझे पता नहीं जी, डाला भी है या नहीं डाला, अभी तक मैंने कमेटी देखी नहीं है जी। अच्छा, इस कमेटी में जो एक नाम आ रहा है वो नाम उसी तरह का एडवाइजर का SAPM का नाम है जो कि रूजवेल्ट वाली टास्क फोर्स में भी डाला गया। बस ज्यादा नाम इसी तरह के लोगों के होते हैं, लेकिन अभी तक वो कमेटी सामने आई नहीं ना, मैंने देखा नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि बिल्कुल। और 35 साल की सियासत का जो तजर्बा आपके पास है मिनिस्टर साहब, आप यकीनन जानते हैं कि जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं और आप अभी तक दीवार बने हुए हैं, तो ये छाता बरदार जब आते हैं वो सिर्फ कार्रवाइयां डालने के लिए आते हैं। आपने बहुत अच्छा इकदाम लिया कि असासे डिक्लेयर करवा रहे हैं ताकि आइंदा भी पता लगे कि किसने क्या कार्रवाई डाली। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के इस आप 35 कर रहे हैं, मेरा 40 साल है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में। मैं इलेक्टेड सियासत का जिक्र कर रहा था मिनिस्टर साहब। बिल्कुल, वो 40 साल का इलेक्टेड सियासत, मैं सियासत ही की बात कर रहा हूँ। इलेक्टेड सियासत साल हो गए सियासत से, तो मैंने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि 1970 से ऑनवर्ड मेरे साथ से चेक किए जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपसे गुलाम सरवर खान साहब। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई आफत आती है, कोई डिज़ास्टर होता है, तो रिस्पांस उसकी बनती है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से। और हमने देखा कि कोरोना वायरस के हवाले से भी, इस हवाले से जो इकदाम लिए जा रहे हैं उसमें कलीदी किरदार नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है। और अब लोकस यानी टिड्डी दिल पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध एक बड़ी थ्रेट बनती जा रही है। तो इस हवाले से अभी तक मामलात किधर हैं, इस हवाले से बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया जन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। लोकस और टिड्डी दिल, इसकी थ्रेट अभी कितनी ज्यादा है पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में? क्या एस्टिमेट्स हैं आपके पास? Arshad, as of last 10 days of May, हमारे यहाँ थ्रेट जो है वो काफ़ी हद तक रसीड होना शुरू हो गई है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर ज़्यादा बात करूँ, मैं आपको थ्रेट जो है उसको क्लासिफाई करके ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो हमारी प्रेजेंट थ्रेट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ये हमारी लोकलाइज्ड थ्रेट थी और थ्रेट है। एक्चुअली ये वो टिड्डी दल है जो कि पिछले साल जनवरी में वापस जाना था ईरान और सब्सिक्वेंटली टू अफ्रीका। वो कोयटा में ठंड और बारिशें और बर्फ़बारी होने की वजह से यहीं पे रह गया, और हमारा जो ये रेतला इलाका है इंडस के साथ साथ, इसमें उसने अंडे दिए। और बदकिस्मती से चूँकि चने की फसल ऑलरेडी उसमें बोई जा चुकी थी, तो इसको प्लो करके ख़त्म नहीं किया जा सकता, जिसका रेजिड्यू जो है वो आज हम साउथ पंजाब में, पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, सम पार्ट ऑफ KP, वो भी कुछ थ्रेट अफ़गानिस्तान की तरफ से भी आया है, और सिंध के कुछ अजला में ये जो थ्रेट पिछले 15 दिनों से परसिस्ट कर रही है उस के ऊपर थे। और मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने टू एक्सटेंट बहुत अच्छा काम किया है, इस थ्रेट को वो काउंटर कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस थ्रेट से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डैमेजेस हो रहे हैं लेकिन साथ साथ काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंडियन साइड है, ये हमारे वाली कुछ थ्रेट जो है उसने बॉर्डर को क्रॉस किया है, कुछ वहाँ पे ऑलरेडी अड्डे वगैरह दिए हुए थे। इंडिया इस वक्त हमसे बहुत बुरे हालात में है, सो इज़ ईरान। हमारी जो दूसरी थ्रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, ईरान और मस्कत में जो है एक बड़े ग्रुप्स, बड़े स्वाम्स
डेवलप हो रहे हैं, जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तकरीबन जून के तीसरे से चौथे हफ्ते में पाकिस्तान का रुख करेंगे। उसके लिए कुछ तैयारियां हमने कर ली हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस थ्रेट से ज़्यादा जो बड़ी थ्रेट आने वाले महीनों में है वो है अफ्रीका से। अफ्रीका में इस दफ़ा बहुत ही बड़ी थ्रेट जो है वो डेवलप हुई है। वो हमारे तक इन मोस्ट लाइकली जुलाई के आखिर अगस्त के शुरू में आएगी और उसके लिए भी हम साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको ये भी इसके लिए जन साहब, ये पिछले एक साल से इस हवाले से आवाज़ें उठ रही थी, सिंध में भी आ रही थी, बलूचिस्तान भी कह रहा था, पंजाब में इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन थ्रेट अलर्ट्स वहाँ से जारी हो रहे थे कि ये मसाइल हैं। इवन जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसके जो जहाज़ हैं उनका इश्यूज़ भी था। तो अब जहाज़ हमने प्रोक्योर कर लें, जिन स्वैम्प्स की आप जिक्र कर रहे हैं, एरियल स्प्रे के हवाले से सिंध बलूचिस्तान बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, तो वो काम शुरू हो गया अभी? मैं आपको दो तीन चीज़ें समझने की बात है। लास्ट जब लोकस्ट का अटैक हुआ था वो था 1992 के अंदर। उस वक़्त प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के पास तकरीबन 20 के करीब जहाज़ थे जो वक़्त के साथ साथ ख़राब होते रहे और 2019 में इन जहाज़ों की तादाद 5 थी, जिसमें से एक जहाज़ क्रैश हो गया, 4 जहाज़ बचे। और मैं आपसे ये भी शेयर कर दूं कि प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो पिछले साल उसकी हालत थी वो आप ये समझ सकते हैं कि एक काइंड ऑफ डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूट था जिसको हम अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बहुत सारे एक्शन जो है एनडीएमए ने अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं। उनमें एक एक्शन ये है कि इस वक्त 4 जहाज़ मौजूद हैं और सिर्फ एक पायलट है। हम लोगों ने एमरजेंसी बेसिस के ऊपर जो है वो हम 4 पायलट भर्ती कर रहे हैं। उनको 3 हफ्ते की तरबियत दी जाएगी और फिर वो 4 जहाज़ जो हैं वो भी फंक्शनल इंशाल्लाह हो जाएंगे। एक जहाज़ ऑलरेडी फंक्शनल है उन 4 जहाज़ों में से। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो है बेल जेट रेंजर्स 5 हेलीकॉप्टर्स थे जो उनसे हम लोगों ने उधार लिए। वो 5 के लिए इक्विपमेंट जो है अमेरिका से दरामद किया गया और वो इक्विपमेंट उनके ऊपर इंस्टॉल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जहाज़ हमारे पास मौजूद हैं वो करने के लिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों ने किराए के ऊपर जहाज़ लेने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी थी और उसमें से एक जहाज़ टर्की से हम C-130 में डाल के पाकिस्तान में ले आए थे और उसको असेंबल करने के बाद इस वक्त वो जहाज़ जो है वो भावलपुर में मौजूद है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बाकी भी जहाज़ हमने किराए पे लेने थे, लेकिन फ़ैसला ये हुआ कि किराए के जहाज़ लेने के बजाय हम जहाज़ ख़रीद लें। उसके लिए सेक्रेटरीज़ कमेटी थी जिसने हमें इजाज़त दे दी है। हमारा कल से प्रोसेस शुरू हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि बड़ा स्वाम जो कि जुलाई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे पहले पहले हमारे पास 6 जहाज़ और आ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जुलाई में वी विल हैव 15+1 एयरक्राफ्ट विच वुड बी अवेलेबल फॉर स्प्रे। राइट। अच्छा जल साहब, आपके पास ये सारी फिगर्स जो आ रही हैं, ये तो इकदामात हो गए रोकने के लिए। अभी तक जो डैमेज असेसमेंट है वो भी आई है कि कितना इलाका मुतासिर हो गया है, कितने हेक्टेयर एरिया जो है उसमें फसलें जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ये असेसमेंट्स आ गई हैं, डैमेज असेसमेंट्स? मैं अगर आपको फिगर्स में आप चाहेंगे तो शायद मैं आपको एग्जैक्ट फिगर इस वक्त ना दे सकूं। जो मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी हैं उन्होंने ऑलरेडी एक ग्रुप को तश्कील दे दिया है जो डैमेज असेसमेंट इस का कर रहा है। लेकिन जो मेरी बातचीत FAO से हुई है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से जो मेरी बातचीत हुई है उनके फोकल पर्सन से, ये डैमेजेस जो हैं जो हमारे ऊपर अफरियत आने के चांसेस हैं उसके मुकाबले में बहुत कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाबाशी दूंगा हमारे जो पंजाब के 4 डिवीज़न हैं उनके अंदर जो कमिश्नर्स हैं और जो DCs हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं पिछले 15 दिनों से रमज़ान में उनको देख रहा हूँ, मैं ईद के दिनों में उनके साथ इन कांटेक्ट रहा हूँ। मुझे पता है कि किधर किधर। और एक और मैं जो बात आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में अभी तक टिपिकल स्वाम नहीं बना। अभी तक जितने हैं या तो वो स्वामलेट्स हैं या छोटे ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर अमूमी तौर पे अगर वो डेजर्ट में हों तब भी एरियल स्प्रे नहीं होता। ये जो हमारा क्रॉपिंग एरिया है उसके अंदर
हमने काफ़ी तादाद में जो है, काफ़ी मिकदार में पेस्टिसाइड्स जो हैं वो सूबों को दे दी हुई हैं, उन्हें रिसोर्सेज भी मुहैया किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस वक्त भी बहुत सारी जगहों से दूसरे रिसोर्सेज जो हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त कोई 1100 प्लस टीमें जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि हमने जो अपने लिए दफाई लाइनें लगाई हुई हैं उसमें पहली इंशाअल्लाह जो हमने इनकाउंटर करना है, हमारे कुछ जहाज़ जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर स्टेशन होंगे। 2-1 जहाज़ जो हैं उनको हम DI खान और DG खान में स्टेशन करेंगे और बाकियों को ग्रेजुअली हम लाते जाएंगे। और हमारा जो लड़ाई का मैदान है इंशाअल्लाह वो राजस्थान, अपना चुलिस्तान, नारा डेजर्ट और थर डेजर्ट होंगे, जिनके अंदर हम इनको इंशाअल्लाह इस साल टेक ऑन करेंगे। पिछले साल चूँकि NDMA इसमें इन्वॉल्व नहीं था, हमारा DPP की उस वक्त इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, तो ये जो रेजिडुअल इधर रह गया है उसको हम पूरी तरह नहीं कर सके। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर ये जब 3 अपने साइकिल पूरे करेगा तो हर साइकिल में इसको बहुत मार पड़ेगी। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त भी पंजाब और पार्ट ऑफ सिंध में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और इसी वजह से इस वक्त अगर आप देखें तो साउथ पंजाब के जो 3-4 डिवीज़न हैं, जिसमें मुल्तान डिवीज़न है, भावलपुर डिवीज़न है, DG खान डिवीज़न में अभी भी मसाइल हैं, पार्ट ऑफ फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, इनमें बहुत काम हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक लोगों की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूँ। डैमेजेस हुए हैं, आई स्टैंड विद दी फार्मर्स। और मैं आपको ये एक बात बताऊं कि गवर्नमेंट उस पर सेपरेटली जो है अपनी पॉलिसी वज़ा करेगी। लेकिन इस वक्त जो बल्क है वो मूव कर गया है अक्रॉस दी बॉर्डर टुवर्ड्स इंडियन राजस्थान। और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी भी नीचे अभी निम्स वगैरह हैं उनके ऊपर हमारे लोग जो हैं वो स्प्रे करने में मसरूफ़ हैं। NDMA इस वक्त PDMAs को और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स को जो है मदद कर रहा है। बेसिकली जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इट लाइज विद द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, बट वी आर जस्ट नॉट लीविंग इट टू देम, वी आर स्टैंडिंग बाय देम। बिल्कुल ठीक। और ये जंगी बुनियादों पे नाज़रीन, आपका लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। ये जंगी बुनियादों पे अब लोकस्ट और टिड्डी दिल के खिलाफ प्लान बन चुका है और इसको शिकस्त किस तरह से दी जाएगी आपने सुना जनरल अफजल से। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।